तो हम लोग अपने वर्डप्रेस साइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे इंडेक्स करें और साइट मैप क्या होता है, ये दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमें गूगल सर्च कंसोल, ऑब्वियसली गूगल पे सर्च करके गूगल सर्च कंसोल करके आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ स्टार्ट नाउ कर लेना है। जिस भी जीमेल में है मुझसे लॉगिन हो जाएंगे, तो आपके सामने ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा। ऐड प्रॉपर्टी कीजिए और यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का जो डोमेन है, जैसे हमारे केस में creativeagency.rf.gd है, इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो गूगल जो है चेक करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है कहीं पहले से तो नहीं आपने ऐड या एक्सेस कर रखी है, और इसके बाद ये हमें ओनरशिप के कई तरीके बताएगा। तो हमें जो तरीका ढूंढना है वो HTML टैग तरीका है, और इसे कॉपी कर लेना है। यानी कि बेसिकली हम अपने वेबसाइट के कोड में एक HTML टैग ऐड करने वाले हैं। यहाँ से प्लगइन्स में आना है हम लोग को, और कुछ ऐसी प्लगइन ढूंढनी है जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट के होम पेज के ऊपर जो है ये टैग जोड़ सके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द हेड सेक्शन बिफोर द बॉडी सेक्शन एंड पेस्ट इट इन योर साइट्स होम पेज। ओके, तो हम लोग जिस प्लगइन के थ्रू ये कर रहे हैं उस प्लगइन का नाम है WP कोड। और भी बहुत सारी प्लगइन है जिसके थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, और अभी हम लोग WP कोड के थ्रू ये कर रहे हैं। और ये WP कोड क्या है, जैसा लिखा है इंसर्ट हेडर एंड फुटर कस्टम कोड स्निपेट्स वगैरह यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और इसे एक्टिव कर देते हैं। इसके बाद ये WP कोड आ जाएगा और यहाँ कोड स्निपेट आ जाएगा। यहाँ हेडर एंड फुटर में जाना है, क्योंकि हम यहीं से हेडर और फुटर का डेटा ऐड कर रहे हैं। और यहाँ से हमें दिख रहा है हेडर बॉडी फुटर। हमें गूगल ने कहा हेडर में ऐड करके सेव कर दिया। जब हम हेडर में ऐड करके सेव कर देंगे तो यहाँ तो इसने सिंपल फॉर्म दिया, लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे और कंट्रोल यू करके वेबसाइट का सोर्स देखेंगे, तो यहाँ पे गूगल साइट वेरिफिकेशन नाम का एक जो है टैग जुड़ गया होगा। ये देखिए, ये गूगल साइट वेरिफिकेशन नाम का मेटा टैग कोड में जुड़ गया है। तो इसी प्लगइन से ये होता है कि अगर हमें अपनी वेबसाइट के कोड में, ऑल्दो वर्डप्रेस CMS में कोड में जाके आप डायरेक्ट चेंजेस भी कर सकते हैं, मगर अगर आपको बिना कोड लिखे ये चेंज करना है तो ये WP कोड इसके लिए यूज़ होती है। अब हमने कहा कि भैया ये वाला टैग हमने ऐड कर दिया, वेरीफाई कीजिए, और गूगल क्या करेगा कि इसे वेरीफाई करेगा। जब तक ये वेरीफाई कर रहा है, ये देखिए वेरीफाई हो गई, और इसके बाद गो टू प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल में पहले तो हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करा सकते हैं। लाइक गूगल सर्च कंसोल से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई डोमेन इंडेक्स्ड है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इस पेज को पता लगाते हैं कि ये जो कलरस्टेक जॉब ओपनिंग पेज है ये इंडेक्स्ड है या नहीं, तो ये बताएगा URL इंडेक्स्ड है। ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, तो अब हम पता लगाना चाहते हैं कि ये आर्टिकल पेज इंडेक्स है या नहीं। तो गूगल रिट्रीव करेगा, कह रहे कि भैया अभी नहीं है क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली लिखा। तो हम गूगल से कह देंगे भैया इसे इंडेक्स कर लीजिए। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, तो ये टेस्ट कर रहा है कि इंडेक्स करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर ये हमारी रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेगा। तो गूगल सर्च कंसोल, अब हम अपनी इस साइट पे आ जाते हैं, तो ये क्रिएटिव एजेंसी है। तो क्रिएटिव एजेंसी वाले पे पूछते हैं कि क्या ये पेज हमारा इंडेक्स है या नहीं। ठीक है, तो कह रहा है URL है, पर इस पेज पे आगे हम लोग मान लीजिए आगे चल के एक ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, पोस्ट में आते हैं और कोई ब्लॉग लिखते हैं। मान लीजिए हमने ये ब्लॉग लिखा, आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज
प्रॉफिटेबल, एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल एंड चेंजेस, ऐसा। अब हमने कहा ये है या नहीं, ठीक है, तो कह रहा है ये नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, लाइक होम पेज, सैम्पल पेज, शॉप पेज, सर्च, इट कैन बी एनीथिंग, यू नो। सो अब क्या है कि एक एक करके, पहले तो हम इसे बंद कर देते हैं। इसी तरीके से हमारी एक ये वेबसाइट भी है, डिजिटल स्टूडेंट, जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें भी हम लोगों ने अबाउट पेज भी बनाया, कॉन्टैक्ट पेज भी बनाया। तो गूगल को जो है, या क्रिएटिव एजेंसी में अभी आप देखेंगे कि कई सारे पेजेस हैं। तो गूगल को हम एक एक करके ऐसे इंस्पेक्ट करके रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, कि जैसे आपने डिजिटल स्टूडेंट वाला देखा, अब हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हो गई, क्रिएटिव एजेंसी भी होगी। तो अगर हमें पेज को इंडेक्स करना है तो हम एक एक करके नहीं कहेंगे कि भैया एक एक करके इंडेक्स करो, ठीक है। तो गूगल ने इसके लिए एक सर्विस दी है जिसका नाम है साइट मैप्स। तो साइट मैप्स में क्या है कि अभी तो ये एरर दिखा, इसको बाद में हम करेंगे। तो साइट मैप्स क्या होता है? साइट मैप हमारी वेबसाइट का एक ऐसा फाइल है, देखिए यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। तो जब हम वर्डप्रेस वेबसाइट अपनी इंस्टॉल करते हैं तो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक साइट मैप डॉट एक्सएमएल ऐसे लिखना है आपको, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। तो जो भी आपका यूआरएल है, अगर मान लीजिए मेरी वेबसाइट ये है, तो मुझे इसके आगे लिखना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है, ऐसे साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अगर मान लीजिए मेरी वेबसाइट ये है, तो इसके आगे लिखना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ऐसे करके। तो बेसिकली ये जो हमारी फाइल होती है, ये एक एक्सएमएल फाइल है, यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसको कंट्रोल यू करेंगे ना, तो इसका भी आप कोड देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसा कोड है। इसमें भी इन्होंने टैग लिख रखे हैं, साइट मैप, लोकेशन, ओके। सो साइट मैप एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर वर्डप्रेस ने क्या किया है कि हमारी सारी पोस्ट, हमारे सारे पेजेस, ठीक है, सारी पोस्ट की कैटेगरीज, सब चीज़ों के अलग अलग साइट मैप बना दिए। अगर मान लीजिए जैसे हमारी वेबसाइट है डिजिटल स्टूडेंट करके, इसका हम साइट मैप खोलते हैं, तो जब हम इसका साइट मैप खोलेंगे तो इसमें भी हमने कई सारी पोस्ट लिखी हैं, हमने कैटेगरीज भी बनाई हैं, और हमारे पास पेजेस भी हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे करीब 3 पोस्ट लिखी हैं, हमारी एक कैटेगरी बनी है, हमारे करीब 7 पेजेस बने, सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फैशन, ऐसे करके कई पेजेस बने। तो ये अब गूगल को हम लोग एक एक करके एक एक पेज को नहीं जाके यहाँ पे कहेंगे कि ऐसे ऐड कर लो, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल ने तो हमारे सिर्फ होम पेज को ऐड किया, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट में जाते हैं और अपनी वेबसाइट के साइट मैप को ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे सीधे लिख देंगे बस साइट मैप डॉट एक्सएमएल और इसे सबमिट कर देंगे। गूगल शुरुआत में यहाँ पे दिखा सकता है कि एरर या समथिंग, बट आप 1-2 दिन बाद आके देखेंगे तो ये सक्सेस करके दिखाएगा। और अभी देखिए गूगल क्या दिखा रहा है कि ये जो वेबसाइट आपने बताई है, ठीक है, फॉर सम रीज़न अभी स्लो चल रही है। तो इन्होंने कहा ये जो वेबसाइट आपने बताई है, इसके 27 पेजेस डिस्कवर हुए, ओके। और ये जो 27 पेजेस डिस्कवर हुए, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि पेज 13 हो गए, पोस्ट एक एरर है, प्रोडक्ट हैं, उस वेबसाइट में प्रोडक्ट भी हैं। तो जब हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो प्रोडक्ट की भी बात है। तो कह रहे हैं कि उस वेबसाइट में 8 प्रोडक्ट्स हैं, वो 8 प्रोडक्ट्स भी ऐड हो गए हैं। और प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं,
वो सब तो जितने भी टाइप के टैक्सोनॉमी हम यूज करेंगे, चाहे पोस्ट के चाहे कहीं के भी, वो सब यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, और इसी की जानकारी साइट मैप के थ्रू मिलती है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारी वेबसाइट है, मान लो ये हमारी वेबसाइट है, इसके होम पेज के अलावा कई पेज, कई पोस्ट, कई सर्विसेज हो सकती हैं। तो साइट मैप जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी बिल्डिंग में हम जाते हैं तो उस बिल्डिंग का एक साइट मैप होता है, किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ का एक साइट मैप होता है, जहाँ पे कई बार बताया जाता है कि इस मॉल में किस जगह पे क्या चीज़ है। तो उसी तरीके से ये साइट मैप होते हैं। साइट मैप वेबसाइट में भी होते हैं। तो जिस तरह से एक मॉल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है, जैसे फूड कोर्ट होता है या किड्स सेक्शन होता है, विमेन सेक्शन होता है, तो उसी तरह हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास पोस्ट हैं, पेजेस हैं, हमारे पास कैटेगरी है। अभी मान लीजिए जैसे हम यहीं पे जब भी कभी कोई आर्टिकल लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पोस्ट ऐड कर रहे हैं, तो हम अपने पोस्ट को अलग अलग कैटेगरी में बता सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो हमने जब पोस्ट लिखी है तो डेटा एनालिटिक्स, पाइथन, फुल स्टैक डेवलपमेंट, और ये जितने भी कैटेगरी पेजेस होते हैं, तो जब आप पोस्ट में यहाँ से कैटेगरी में जाएंगे तो ये सारी पोस्ट आपके दिखाएगा कि डेटा एनालिटिक्स पे आपने 11 पोस्ट लिखी हैं, डेटा साइंस कोर्स ट्रेनिंग पे भी 11 लिखी हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट में 4। और जब आप इसे व्यू करेंगे तो हर एक कैटेगरी पेज भी एक यूआरएल है, देखिए। तो अगर आप यहाँ पे यूँ देखेंगे, हाँ, सो यहाँ पे देख रहे हो आप कि एक कैटेगरी पेज है, ठीक है, और एक कैटेगरी पेज के अंदर 4 पोस्ट लिखी हुई हैं। हर पोस्ट का अपना अपना यूआरएल है, ठीक है। ये देखो, कलर स्टैक फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो ये ऐसे आ रहा है, कलर स्टैक फुल स्टैक डेवलपमेंट और उसका यूआरएल। पर जो कैटेगरी है उसका यूआरएल कैसे आ रहा है, कैटेगरी, और कैटेगरी और भी है ना, यहाँ पे देखिए, वो फ्लटर डेवलपमेंट हो गया, फ्लटर की जगह गलत हो गया। सो जो भी कैटेगरी आप है वो उसको भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो हर कैटेगरी का भी अपना यूआरएल है, ठीक है। लारेवल प्रोग्रामिंग, एलएलएम, मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की भी ऊपर 4 पोस्ट है, तो हर चीज़ है। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल लगाते हैं या लिखते हैं, तो क्या होता है कि आपके पोस्ट, पेज, कैटेगरी सारे आ जाते हैं। पोस्ट में जाएंगे तो जितनी पोस्ट आपने लिखी होंगी, जैसे कह रहे हैं कि 21 यूआरएल, ठीक है, 97 यूआरएल, सारे डिस्कवर हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ यानी वर्डप्रेस को क्या बता, यानी कि सिर्फ एक, अगर हम एक साइट मैप के बारे में बता दें तो गूगल अपना क्रॉलर इस जगह पे भेजेगा, इस पेज पे, और इस पेज पे भेजने के बाद इसमें से इसमें चला जाएगा। यहाँ देखिएगा 97 यूआरएल है, सारी पोस्ट पे एक एक करके जाएगा और सबके क्रॉल करेगा। ओके, तो यही हमें बस क्या करना है, यहाँ साइट मैप पे आना है, और एक्चुअली में हम पहले इसके सबमिट कर चुके हैं, तो पोस्ट के, और क्रॉलर को और ज़्यादा इजी हो इसलिए हमने क्या कर दिया कि हमने जो है एक एक साइट मैप दे दिया कि पोस्ट का अलग, कैटेगरी का अलग, पेज का अलग, जिससे हमें पता लगे कि कहीं अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसको देख सकें। ओके, और इसने ये भी बता रहा है कि लास्ट कब रीड किया इसने, तो उससे आपको पता लगेगा कि पोस्ट को आज रीड किया, कल रीड किया लास्ट, ठीक है। हम लोग की बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। अभी देख रहे हो आप यहाँ पे 499 यूआरएल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे करीब 500 के आसपास हम लोगों ने क्वेश्चंस को इंडेक्स कराया है। ये आगे भी सिखाएंगे, थोड़ा एडवांस टॉपिक रहेगा वो। सो
ये साइट मैप है कि हमें एक एक करके हम, अब यहाँ 500 यूआरएल है, सोचो 500 यूआरएल यानी 500 पोस्ट को एक एक करके जोड़ते तो कितना टाइम लगता है। यहाँ 700 यूआरएल है, समझ रहे हो बात। सो 700 यूआरएल के कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे कई क्वेश्चंस हैं। तो उन सबको, उन सब का एक हमने साइट मैप बना दिया और इसको कहा कि साइट मैप है। और इस साइट मैप को आप स्क्रॉल कीजिए, सीधे क्रॉल कीजिए और फिर ये हमें परफॉर्मेंस बताता है गूगल सर्च कंसोल। परफॉर्मेंस में ये हमें बताता है कि लास्ट जैसे हमने कहा कि लास्ट 28 डेज में क्या हुआ, तो कहेंगे लास्ट 28 डेज में लगभग 1.5 लाख इंप्रेशन मिले आपको और 22 क्लिक्स मिले। जैसे किसी ने सर्च किया डेटा एनालिसिस कोर्स इन लखनऊ, डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इन सब पे आपको क्लिक मिल रहे हैं। ये हमारी पोजीशन है, वही जो मैंने बताया ना कि एवरेज पोजीशन क्या रही। फिर सोलर पैनल ब्लॉक डायग्राम, डेटा एनालिसिस कोर्स, ये हमारे टैबलू ट्रेनिंग, डेटा एनालिसिस कोर्स, इस सब पे हमें क्लिक्स मिल रहे हैं। कुछ पे इंप्रेशन मिल रहे हैं पर क्लिक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन पे हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो 57, यानी हम रिजल्ट में 57 नंबर पे कहीं नजर आ रहे हैं। तो हमारा काम, सो एसईओ में हमारा यही काम होता है, आइडेंटिफाई करना कि ये जो क्वेरी हुई है इस पे कौन सा पेज हमारा रिजल्ट में आ रहा है, और फिर उस पेज को थोड़ा और बेहतर तरीके से डिजाइन करना, उसमें कीवर्ड्स को और अच्छे से लिखना, राइट। तो ये हमारा साइट मैप होता है। और बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में हमने कोई प्लगइन नहीं ऐड की, तब भी एक साइट मैप आता है। पर आगे हम लोग सीखेंगे एक और प्लगइन। तो अब हम लोग ने सीखा कि एक हिंट लिया कि गूगल सर्च कंसोल में कैसे इंडेक्स करें और साइट मैप क्या होता है। अब हम लोग एसईओ प्लगइन की बात करते हैं, एसईओ प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। देखिए वर्डप्रेस खुद में ही एक ऐसा सीएमएस है जो इस तरीके के यूआरएल बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे पोस्ट लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पोस्ट लिखता हूँ, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर स्टार्टअप्स, या लिखते हैं फॉर स्मॉल वेबसाइट, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर स्मॉल वेबसाइट, मैंने लिखा। और मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, जैसे होस्ट गेटर, होस्टिंजर, गोडैडी, ओके, हाई ऑक्स इंडिया, इस तरीके से कुछ प्रोवाइडर्स हैं। अब मैं यहाँ पोस्ट में गया, ध्यान से देखिए, और मैंने यहाँ पे इसका लिंक देखा कि एक लिंक बना, इसकी कैटेगरी में आया। सो यहाँ पे आपको कैटेगरी और टैग दिखते हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस में इसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या? टैक्सोनॉमी। कैटेगरी और टैग बेसिकली वो पेजेस हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया भी आपको, राइट। जैसे अगर मैं देखता हूँ कि ब्लॉग में जाके डेटा एनालिटिक्स कैटेगरी है ये, तो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं वो यहाँ पे सब आर्काइव्ड हैं, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी है, तो ये ग्रुपिंग के काम में आती है। अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ वेबसाइट है, राइट, न्यूज़ वेबसाइट में क्या होता है कि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, तो ये सब कैटेगरी होती है। तो हम यहाँ से एक नई कैटेगरी जोड़ लेते हैं, और क्योंकि हम होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक कैटेगरी जोड़ देते हैं होस्टिंग नाम से, ठीक है। और उसे सेलेक्ट कर लिया। तो अभी देखना क्या हुआ, जब हमने इसे पब्लिश किया, ठीक है, तो पब्लिश होने के बाद ये एक यूआरएल बन जाएगा हमारी साइट पे, ठीक है। ये एक यूआरएल बन गया। हमने गूगल को
ये हमारी डिजिटल स्टूडेंट वेबसाइट है। तो हमने गूगल को एक साइट मैप दिया था, ये पोस्ट वाला साइट मैप, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या गूगल ने इस पोस्ट वाले साइट मैप में हमारी वेबसाइट को डाला कि नहीं। ये देखो आ गया ना, अभी अभी, ठीक है। जब आप एक वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कर देते हैं, तो जैसे मान लो ये मेरी वेबसाइट है और ये गूगल का क्रॉलर है, तो गूगल अपना क्रॉलर कुछ कुछ दिन पे, या गूगल का क्रॉलर कुछ कुछ दिन पे हमारी साइट को स्कैन करता है टॉप से बॉटम, ठीक है। और जो जो नए पेजेस हैं उन्हें इंडेक्स करके गूगल इंडेक्स में डाल देता है। अभी हमने ये पेज बनाया, ये तुरंत नहीं दिखेगा गूगल पे, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल आ रहा है, सब ठीक है, अच्छी बात है। जब हम गूगल में कोई वेबसाइट या कोई वेब पेज सर्च करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक टाइटल दिखता है, ओके, दिख रहा है। ये टाइटल कहाँ से आता है? ये टाइटल आता है आपके वेबसाइट के मेटा टाइटल टैग से, ठीक है। ये देखिए, कैन यू सी द टाइटल टैग? शिवम दिखाई दे रहा? तो वर्डप्रेस एक ऐसा सिस्टम है, अभी देखो मैं इस पेज पे हूं, तो टाइटल में ये दिखा रहा है। तो एक चीज हमें समझ में आई कि गूगल इस टाइटल को और इस डिस्क्रिप्शन को देखता है, ठीक है, और इसके थ्रू मैच करने की कोशिश करता है, ठीक है। और तभी जो है, जब कोई क्वेरी करता है, अभी जैसे मान लीजिए मैं पावर बीआई से रिलेटेड और कुछ डालता हूँ कि कीप फिल्टर एंड रिमूव फिल्टर, मान लो एक उदाहरण के लिए, तो ये मैंने सर्च किया, तो जो भी वेबसाइट इनके बारे में लिख रही होंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, मेरा थर्ड फोर्थ नंबर पे आ गया, तो मेरा वही टाइटल आ रहा है ना। यू गेट दिस पॉइंट? मैंने इस पे क्लिक किया, देखा, तो मेरे टाइटल में दिख रहा होगा कहीं पे वो, ये देखो, दिख रहा है। पॉइंट ये है कि जैसे ही हम कोई पेज या पोस्ट पब्लिश करते हैं, ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस उसके टाइटल में वो कीवर्ड डाल देता है। कौन सा कीवर्ड? जो हमारी वेबसाइट की हेडिंग होती है, या हमारे उस पेज का जो टाइटल होता है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? ऑटोमेटिक डाल देता है, राइट, ऑटोमेटिक डाल दिया, कहीं हमने बताया कि टाइटल में ये डालो, ऑटोमेटिक जा रहा है ना, ठीक है। पर मान लो हमें इसके अलावा कुछ लिखना होता, यू नो, लाइक बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर स्मॉल वेबसाइट है, इस अगर हमने लिखना होता कि होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर स्मॉल वेबसाइट, मान लो सिर्फ इतना लिखना होता, या हमने अपनी साइट का टाइटल ऐसे लिखा, वेब पेज का टाइटल लिखा होस्टिंग प्रोवाइडर, पर हमें वहां पे लिखना होता कुछ और। सो बेसिकली क्या है कि हम ये एडिट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? हम अभी एक जगह पे स्टक हैं कि जो भी टाइटल हम यहाँ लिखेंगे, अब देखना क्या हुआ, तो वो बदल गया, दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ कुछ और लिखना चाहते हैं, वहां कुछ और, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी कि गूगल यूजर वो सर्च ही करे जो हमने वहां लिखा है। सो सर्च कीवर्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, और हमारे ब्लॉग के हेडिंग और टाइटल डिफरेंट हो सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा की फिल्टर एंड रिमूव फिल्टर इन पावर बीआई, हो सकता है मैं टाइटल में लिखूं व्हाट आर की फिल्टर एंड रिमूव फिल्टर इन पावर बीआई, मान लो टाइटल में ये लिख सकता हूँ, राइट। तो इसी के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस में ये तो अच्छी बात है कि वो टाइटल को अपने आप दे दे रहा है, तो वर्डप्रेस अपने आप में एक काफी अच्छा
फ्रेमवर्क जैसा है जहाँ पे ये हो रहा है, मगर वर्डप्रेस में इन टाइटल्स को, मेटा डिस्क्रिप्शन को अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस साइट में देखो तुम्हें कितने ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ओजी टाइटल, ट्विटर टैग दिख रहा है, ओजी टाइटल, ट्विटर टाइटल। सो ये सारा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो वर्डप्रेस के एसईओ को और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए एक प्लगइन है, एक्चुअली कई प्लगइन है। तो आप यहाँ पे सीधे लिखिए एसईओ, ठीक है, तो आपको एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी प्लगइन आ जाएंगी जो आपके वर्डप्रेस के एसईओ को बेहतर करेगी। इसमें पहली प्लगइन है योस्ट एसईओ, जो 10 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। अभी हम लोग को एसईओ में बहुत कुछ सीखना है, मगर पहली चीज जो तुम सीख सकते हो वो ये है कि किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए, ठीक है, उस वेबसाइट जो क्रॉलर होता है उस वेबसाइट का ऑल्दो पूरा कंटेंट पढ़ता है, मगर जो मेन दो चीजें पढ़ता है वो है एक कि उस वेबसाइट के टाइटल टैग में, यानी कि जो सर्च इंजन के क्रॉलर है, राइट, टाइटल टैग में कौन से कीवर्ड्स या की फ्रेजेस आपने यूज किए, ओके, और मेटा टैग में एक है मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट इज इक्वल टू कीवर्ड्स phrases in the description। सो हमारी पूरी साइट में हजारों टैग हो सकते हैं, पर टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन टैग हर पेज का एक होता है, ये याद रखना है। छोटा सा याद रखिए, एवरी पेज हैज वन टाइटल एंड वन मेटा डिस्क्रिप्शन, ओके। बेसिकली ये हेड में होता है, ये पब्लिक को नहीं दिखता है, जो भी चीज हेड के अंदर लिखी जाती है। अभी देखो तुम यहीं पे देख रहे थे, देखो हमें वेबसाइट कैसी दिख रही है, राइट। अभी हेड में अगर हम इसको देखेंगे, देखो हेड में कितना कुछ लिखा है, देखो, और एसईओ प्लगइन डालते ही कितना कुछ आ गया, देखो, एसईओ प्लगइन डालते ही पूरा ये बदल गया। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, वो सब यहाँ दिख नहीं रहा है। तो छोटी सी बात क्या है, एवरी पेज हैज वन टाइटल वन मेटा डिस्क्रिप्शन, एवरी पेज यानी हर पेज में अलग होना चाहिए, हर पेज का कीवर्ड अलग होना चाहिए, हर पेज का पर्पस अलग होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि हम एक पेज डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का बना रहे तो दूसरा पेज भी डिजिटल मार्केटिंग उसी सेम सर्विस का बनाने लगे। डू यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ऐसे तो क्रॉलर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा ना कि तुम ये वाले पेज को टॉप में दिखाना चाहते हो इस क्वेरी पे कि वो वाले पेज को दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो एवरी पेज हैज वन टाइटल एंड वन मेटा डिस्क्रिप्शन। तो गूगल में जब कोई पेज दिखता है, अभी हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, ऐसे कोई एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो मान लीजिए हम कहते हैं कि टोटल वाइड ये हो गया, मान लो स्विच फंक्शन इन पावर डिवाइड विद एग्जाम्पल। तो अगर हम ये देखते हैं तो बहुत सारे यूआरएल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा भी दिखाई दे रहा है। तो हमारे में एक तो ये टाइटल दिख रहा है और ये डिस्क्रिप्शन भी तो दिख रहा है, देखो हर रिजल्ट में दिख रहा है। कैन यू सी? जितने भी ये रेगुलर सर्च रिजल्ट आ रहे हैं उसमें दिख रहा है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है और ये जो टाइटल दिख रहा है, एक तो ये तरीका है कि गूगल खुद डिसाइड कर ले कि क्या दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि पेज आएगा तो कुछ तो दिखेगा। एक तरीका ये है कि हम टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन टैग में वो जानकारी लिख दें जो हम चाहते हैं कि गूगल यहाँ पे दिखाए। मेटा डिस्क्रिप्शन ऑल्दो गूगल के ऊपर है, कई बार अगर उसे
सर्च क्वेरी के बेसिस पे वो पेज बेहतर लगा और उस पेज में वो कंटेंट और भी दिखा सकता है, वो हम आगे भी बात करेंगे। मगर यूजुअली तो पहला काम तो हम सही करें कम से कम। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? हमें पता है कि मेरा पेज, मेरी वेबसाइट जब गूगल में इंडेक्स होके दिखेगी तो टाइटल भी दिखेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा, तो हम बेहतर तरीके से दिखाएं और हमारा यूआरएल भी दिखेगा। ठीक है, ये देखो जैसे कुछ कुछ केस में यूआरएल भी दिख रहा है। तो इवन आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो जो यूआरएल है देखो उसमें भी वही लिखा है, स्विच फंक्शन इन पावर बीआई डैक्स विद एग्जांपल, दिख रहा है? हम यूआरएल में भी वही लिखे, टाइटल में भी वही लिखे, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी वही लिखे, अपने पहली पैराग्राफ में भी वही लिखे, तो ही तो गूगल हमारे इस क्वेरी पे दिखा रहा है हमें। ऑब्वियसली क्योंकि हमने तो एग्जैक्ट मैच वाली क्वेरी लिख दी है तो आएगा ही, मगर फिर भी आ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग एक प्लगइन का इस्तेमाल करें जिसका नाम है योस्ट। अब योस्ट में जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन ये सब अभी बंद कर देते हैं। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में कह रहा है कि हम अब आपका एसईओ डेटा ऑप्टिमाइज करते हैं। मैंने कहा करो भैया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये पूरा ऑप्टिमाइजेशन चालू कर दिया। ऑल्दो ये क्या क्या कर रहा है धीरे धीरे हम लोग सब समझ जाएंगे और खुद भी कर सकते हैं, पर जब प्लगइन्स अवेलेबल हैं जिससे हमारा काम इजी और फास्ट हो जाएगा तो हम उसी का यूज करें। तो इनने कह दिया कि एनालाइज कर लिया हमने, कंटिन्यू। फिर कह रहा है साइट रिप्रेजेंटेशन। आप गूगल को क्या बताना चाहते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन हो कि पर्सन हो, राइट? कई बार साइट पर्सन के लिए होती है, कई बार साइट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे हैं कि आपका आपका नाम क्या है, वेबसाइट का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो क्या है। अपने आप हमारा लोगो पिक कर लिया उसने। हमने कहा यही है सब। तो जो भी आपका नाम होगा वो आपको यहाँ लिखना होगा। अब ये हमसे हमारी सारी सोशल प्रोफाइल भी पूछ रहा है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के लिए मान लो मैंने यहाँ पे स्लाइड स्कोप सर्च किया, गूगल में आप आएंगे ना तो हमारी सारी सोशल प्रोफाइल भी गूगल को पता है। लिंक्डइन पता है, फेसबुक पता है, ट्विटर पता है, यूट्यूब पता है। ठीक है, सब पता है, क्योंकि हम जो है मेटा टैग्स के थ्रू या हम लोग स्क्रिप्ट टैग्स के थ्रू एक जेसन एलडी स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो आगे सीखेंगे, हम ये प्रोफाइल भी बता सकते हैं। तो जब हम लोग कोई बिजनेस चालू करें तो उस बिजनेस के लिए सारी प्रोफाइल बना ले, उसका लिंक्डइन पेज बना ले, नो उसका ट्विटर पेज बना ले, उसका यूट्यूब Hello पेज बना। everyone, welcome once again. तो अभी हम सब बंद कर देते हैं। ये देखिए ट्विटर ट्विटर सब बना लिया उसका, और फिर आप यहाँ पे आके उसे बता दें कि ये मेरा ट्विटर है, ये मेरा फेसबुक है। तो हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये जानकारी भी पास ऑन कर देंगे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन या हमारी जो वेबसाइट है उसका ऑफिशियल हैंडल कौन सा है। अभी जैसे यहाँ पे हम एप्पल सर्च करते हैं तो गूगल हर बिजनेस के लिए यहाँ पे एक नॉलेज ग्राफ दिखाता है, ये साइड में। यहाँ बिजनेस का लोगो आता है, बिजनेस के जानकारी आती है, उसकी कस्टमर सर्विस, फाउंडर, स्टॉक प्राइस, सीईओ, और उसकी सोशल प्रोफाइल आती है। कोई भी बिजनेस यहाँ पे आप सर्च कीजिए, चाहे वो आपका अपना बिजनेस हो या कोई फेमस, जैसे महिंद्रा सर्च करते हैं, लेट्स सर्च फॉर महिंद्रा, तो ये महिंद्रा कार वाला आ गया। ठीक है, इस पे नहीं आया बाई चांस, मान लो हम गूगल खुद सर्च करते हैं तो ये गूगल आया, इनका भी आ रहा है। तो बेसिकली ये जो है ये एक नॉलेज ग्राफ है जो गूगल प्रिपेयर करता है बिजनेस के बारे में, जहाँ पे गूगल उसके सीईओ, फाउंडर, एरिया और सोशल प्रोफाइल बताता है। पर गूगल को कैसे पता? तो ऑब्वियसली उसकी एल्गोरिदम काफ़ी स्ट्रांग है पता करने के लिए, बट आप यहाँ से खुद भी अगर बता दें कि भैया मेरी ये वेबसाइट है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है
और ये मेरी सोशल प्रोफाइल है। तो दिस विल काइंड ऑफ हेल्प गूगल अंडरस्टैंडिंग कि इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल क्या है। या आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ पर्सनल प्रेफरेंस ये सब हमें अभी नहीं करना है, इसको स्किप करना है। और ये बेसिक स्टेप फिनिश हो गए। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं हमारी साइट में। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाके यहाँ पे वही डालते sitemap.xml, राइट? तो तुम देखो क्या हुआ, तुम्हें कुछ बदलाव नजर आ रहा है पहले की अपेक्षा? ये बदल गया ना? ये अब लिख के आ रहा है जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ। डू यू गेट और नॉट? हाँ ये सो है ऑलमोस्ट वही चीज, पर अब ये योस्ट ने कर दिया। योस्ट यहाँ पे इमेज वगैरह को भी इंडेक्स कर रहा है। जैसे इस पोस्ट में हम लोग ने कोई इमेज डाली होगी, देख रहा है, ऐसे टेस्ट के लिए, तो वो इमेज को भी इंडेक्स करने लग रहा है, क्योंकि इमेज भी तो इंडेक्स होनी चाहिए। देखो, अगर हम लिखते हैं सोलर पैनल ब्लॉक डायग्राम, ऐसे लिखते हैं, लेट्स सी, तो यहाँ पे ये इमेज दिख रही है। 6 रिजल्ट आए ना इस पे, बड़ी क्वेरी है, 6 रिजल्ट आए। इसमें मेरा भी एक रिजल्ट आ रहा है, ये मेरी साइड है। तो कई बार इमेज भी आती है उन क्वेरीज पे। ये हम लोग ने बनाई थी शुरुआत में, काफी पहले की इमेज है, मतलब 2015 की इमेज है। सो वो आ रही है टॉप में, ठीक है। सो आपकी इमेज भी तो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, इमेज भी तो जाननी चाहिए, वो भी सीखेंगे। सो ये योस्ट ने किया पहला चेंज। जैसे मैंने कहा कि देर आर सम चेंजेस जो आए हैं हमारी साइट में योस्ट के बाद। एक तो साइट मैप बदल गया। फिर अब अगर हम पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है, अभी हम लोग ने ये पोस्ट लिखी थी होस्टिंग प्रोवाइडर, इसको एडिट करते हैं। सो जब आप पोस्ट को एडिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वही इंटरफेस आएगा जो पहले आ रहा था, वही आ रहा है। नीचे देखो क्या आया, ये कह रहे हैं कि अभी गूगल को ये दिखेगा, यानी ये हमें गूगल प्रीव्यू दिखा रहा है। समझ रहे हो बात? कि आपकी वेबसाइट जब गूगल में दिखेगी तो ऐसी दिखेगी आपका वेब पेज। कह रहे टाइटल हमने खुद उठा लिया, पेज सेपरेटर, जैसे ये हाइफन जो होता है ये पेज सेपरेटर है, और साइट टाइटल भी आ गया। जो डिजिटल स्टूडेंट हमारी साइट का टाइटल दिया था ना शुरुआत में, ये इसने कुछ वेरिएबल बना लिए। पहला वेरिएबल है टाइटल, दूसरा है पेज सेपरेटर। हम कहते भाग्य से हम खुद लिखेंगे, और हम लिखेंगे बेस्ट, ऐसे लिखेंगे विच इज द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। मालूम है कि ये अच्छा नहीं है जो भी है, बट यहाँ दूसरा टाइटल है, यहाँ दूसरा टाइटल है। यूज एआई कर रहे हैं तो वो कह रहा है प्रीमियम है, और इसी के लिए हम कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। इन दिस आर्टिकल, या ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस रिसर्च आर्टिकल you will get information of top 5 hosting providers for small websites with 10 with around 10,000 visitors per month। समझ रहे हो बात? ये हमने कुछ भी यहाँ नहीं लिखा, ये सिर्फ गूगल को बताने के लिए लिखा और सेव किया। जब आप सेव करेंगे, एक बार वेट करते, सेव हो गया, तो हमारी वेबसाइट के
हेडिंग इन सब में कोई बदलाव नहीं आया, ओके। पर जब इसका कंट्रोल यू दबाएंगे, ये देखो, कैन यू सी, ये दो देखो, ये वही आ रहा है ना जो अभी लिखा हमने। तो क्रॉलर आएगा, राइट? समझ पाए कि नहीं? थोड़ा तुम अपना रिव्यू बताओ, बिकॉज एवरी वन शुड शेयर। तुम्हें क्या समझ में आया इससे? जस्ट यस सर, वो चेंज कर दे रहा है टाइटल, और ये जो गूगल शो करेगा हमें सर्च करने के बाद। है ना, कोई जरूरी नहीं कि करने लगे, पर हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। और अभी हमारा कंटेंट तो बहुत बेकार तरीके से लिखा है, हमने केवल 4-5 नाम लिख दी। अगर ये वाकई में एक डीप रिसर्च आर्टिकल होगा तो आप एक एक की केस स्टडी या एग्जाम्पल शेयर करेंगे ना, कि होस्ट गेटर पे हम लोगों ने 10 वेबसाइट्स होस्ट कर रखी हैं, इनकी एवरेज स्पीड ये रहती है, सेफ्टी कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, अप टाइम क्या रहता है, ठीक है, होस्टिंजर का कैसा परफॉर्मेंस है, प्राइस में कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो दे आर, आप ऐसे बहुत सारे पैरामीटर ले सकते हैं, और हम लिखेंगे एक्चुअली आर्टिकल, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से तो यूज़ कर ही रहा हूँ इन सब में से कई सर्विसेज को, लाइक होस्ट गेटर, गोडैडी तो हो ही रहे हैं, होस्टिंजर अभी 4-5 साल से यूज़ हो रहा है, हाईओक्स इंडिया के भी यूज़ किए 2-3 साल से। तो हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आर्टिकल के थ्रू, ऑब्वियसली स्टूडेंट को हेल्प होगी। मगर साइड सीधी चीज़ ये है कि जब हम एसईओ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे तो बड़ा सीधा सरल लिखा है कि जब कोई पढ़ने आए तो उसे बहुत ज़्यादा जार्गन नहीं दिखे। पर एसईओ में कई बार कई कीवर्ड्स होते हैं या कई क्वेरीज होती हैं, जैसे हमने बताया था कि जैसे मान लो ये होस्टिंग प्रोवाइडर है, मैंने बताया कि एक टूल है कीवर्ड टूल डॉट आईओ, जो कीवर्ड रिसर्च के लिए होता है। कीवर्ड रिसर्च वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा तो यहाँ पे होस्टिंग प्रोवाइडर किया और देखा वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे लोगों ने क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर होस्टिंग प्रोवाइडर, व्हाट आर होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड, विच होस्टिंग प्रोवाइडर इज बेस्ट, ये कीवर्ड है ना, ये लोगों ने सर्च किया। कैन आई चेंज माई होस्टिंग प्रोवाइडर, तो हम लोग इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो वट एवर टॉपिक यू हैव पिक्ड, you can go to keywordtool.io and there you can see your questions and prepositions. Host versus hosting provider for website with cpanel in India, तो जो कितने आर्टिकल लिखे जा सकते हैं, क्वेश्चंस, तो ये आपको कोई भी टॉपिक पे सजेशन दे देगा। और ये ग्लोबल वर्ल्ड वाइड है, अगर मुझे जानना है सिर्फ इंडिया के लिए है, हिंदी में लोग क्या सर्च करें, हमारे कोर्स हिंदी में है, मोस्टली है, सर्च करते हैं तो होस्टिंग प्रोवाइडर से रिलेटेड एक है, होस्टिंग क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेरी वगैरह में और ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, और इंडिया में इंग्लिश में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो यू विल सी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि कीवर्ड क्या है, की फ्रेज क्या है। तो कोई ज़रूरी नहीं यहाँ लिखे, क्योंकि कई बार वो की फ्रेज लिखने पे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मीनिंग आ सकता है, कीवर्ड भी यहाँ पे मिलते हैं। बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया, डीएनएस होस्टिंग प्रोवाइडर, यहाँ सब लिखेंगे तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट क्योंकि हमें पता है लोग गूगल पे सर्च वही करेंगे, सो वी कैन पुट इट इन हेयर। सो कल हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपनी वेब, जो ये पेज है, इसके एसईओ को गुड कैसे करें। अभी तो ये बैड है, ये रो रहा है, तो इसको गुड कैसे करें, ठीक है। ये सारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। सो कीप फॉलोइंग द सीरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।